का जो राउंड है वो अभी तक आरपीएससी ने क्या आपसे सेकंड ग्रेड में अब तक क्वेश्चन पूछे हैं केमिकल काइनेटिक पर, उसका राउंड है। कल जो हमारा राउंड चलेगा वो इस बात पर चलेगा कि बुकलेट्स में और कौन कौन से इस पर क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो आज जो है सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे, सब क्वेश्चंस को मैं आराम से आपको बता रहा हूँ। आज सीखना है आपको कि केमिकल काइनेटिक के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। हाल में फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रही है और कह रहा है कि N2+3S2 से बना 2 अमोनिया के लिए यदि डेल NH3 अपॉन डेल T बराबर 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1 है। ये टाइप मिस्टेक है, सेकेंड इनवर्स 1 है। तो माइनस डेल H2 अपॉन डेल T का मान क्या होगा? पहले सारे शब्दों को सुनेंगे। N2+3S2 से बना 2 अमोनिया। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे अमोनिया के बनने की दर दे रखी है NH3 अपॉन डेल T। याद करेंगे, याद नहीं आ रहा तो अपने पेजेस को खोल लेंगे, पहला दूसरा पेजेस याद करेंगे। जहाँ विलुप्त होने की दर या बनने की दर की बात करें वहाँ हम रस समीकरण मिति गुणांकों को काम में नहीं लेते। यहाँ क्वेश्चन में मुझे अमोनिया के बनने की दर दे रखी है और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी। जब किसी क्वेश्चन में मुझे एक के बनने की दर दे रखी हो और दूसरे के विलुप्त होने की दर पूछे तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। तो यहाँ अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन। अरे समझ में आ गया? -dN2/dt। ये भी मेरे पास अभिक्रिया का वेग है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे ये दे रखा है और निकालना ये है। तो मेरे लिए वो रेट ऑफ रिएक्शन काम आएंगी जो अमोनिया और हाइड्रोजन से रिलेटेड है। अब मुझे पता है अमोनिया के संदर्भ में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखा लूँ तो वो आएगी 1/3 -dH2/dt। और अमोनिया के संदर्भ में रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाए तो वो आएगी 1/2 + dNH3/dt। क्वेश्चन के अंदर जब आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि साहब एक के विलुप्त होने की दर दे रखी हो और दूसरे की बनने की दर पूछी जाए, या एक के बनने की दर दे रखी हो दूसरे की विलुप्त होने की दर पूछी जाए, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। अब आपसे देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है -dH2/dt। आपसे ये पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी, यही तो पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी? तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर की 3/2 की। हमसे पूछा जा रहा है कि -dH2/dt क्या होगा, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर की 3/2 होगी। अब आप देख रहे हैं 3/2 क्वेश्चन के अंदर अमोनिया के बनने की दर हमें दे रखी है और अमोनिया के बनने की दर कितनी है? 2 × 10⁻⁴। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3 × 10⁻⁴। और आप सबको पता है अभिक्रिया का जो दर होता है या अभिक्रिया का जो वेग होता है उसकी जो यूनिट्स है वो मोल लीटर इनवर्स 1 और क्या होती है? सेकेंड इनवर्स 1 है। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं पूछा, यहाँ हमें क्या कर रखा है सुनील बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कर रखा है? अमोनिया के बनने की दर बता रखी है और क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। बेटा जब एक के बनने की दर बता रखी हो और दूसरे के विलुप्त होने की दर पूछे तो उसके लिए सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन में एक तो मेरे पास हाइड्रोजन और एक अमोनिया काम आना है मेरे लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो आपको पता भी चल रहा है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर की तुलना में 1.5 गुनी होगी। समझ में आ गया?
ऐसे नहीं करना चाहता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इक्वेशन बोल रही है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर की 1.5 गुनी है। अरे हाँ या ना? हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर सही है भाई। देखो ध्यान से, अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2। और हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे? हाइड्रोजन के कितने मोल विलुप्त हो रहे हैं? 3। इसका मतलब हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर की तुलना में 1.5 गुनी है। और ऐसे नहीं करना चाहे तो मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे पकड़ लीजिए, दूसरी जगह दूसरे को ले जाइए और जो वैल्यूज़ दे रखी है उसके अंदर पुटिंग कर दीजिए। आपके पास आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। ऐसा क्वेश्चन आपसे इस साल फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। याद करेंगे, आपको कॉपी के अंदर मैंने लिखाया था एक्टिवेशन एनर्जी। कॉपी के पन्ने खोलेंगे और कॉपी के अंदर आप जाएंगे आरएनएस समीकरण में। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको लिखाया हुआ है कि सक्रियण ऊर्जा की किसी रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा कितनी है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक मैंने चिल्ला के बोला है ग्राफिकल मेथड है, और दूसरा मैंने कहा है आपको, मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है, तो आपको फॉर्मूला बता रखा है log K2/K1 बराबर EA/2.303R 1/T1 - 1/T2। यहाँ अगर हमें पता है कि हम ग्राफिकल मेथड से भी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करेंगे उसके लिए किस किस में ग्राफ खींचा जाता है, log 10K वर्सेस 1/T। और log 10K वर्सेस 1/T के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कॉपी के अंदर देखें ढाल किसके बराबर आता है, तो ढाल आ रहा होगा -EA किसके 2.303R। अरे आया याद? ऐसा कोई ग्राफ बना रखा है अपन ने कॉपी में? आगे था, याद करें हमने फॉर्मूला निकाला था log 10K बराबर log 10A माइनस EA/2.303R इंटू क्या है बेटा 1/T। हमें ग्राफ बनाना है log 10K वर्सेस 1/T में। इसे y मान लिया जाएगा, t को x मान लिया जाएगा, 1/T को 1/T के साथ जो जुड़ा है x के साथ जुड़ा है वो m है, रिमेनिंग चीज़ आपको पता है c। प्लस c का मतलब ग्राफ ऊपर से चलेगा और -mx का मतलब ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे। याद करेंगे ढाल किसके बराबर होता है, -EA/2.303R। इस मेथड की सहायता से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया था, कैलकुलेट किया था। याद आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड 2022 में सेकंड माना गया। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसको 75% पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है, तो उसको आधा होने में कितना समय लगेगा। कुछ फॉर्मूले मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए याद करवाए हैं। फाइनली 2-3 फॉर्मूले हमें याद करने हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का कितना होता है, दुगना होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा मैंने फॉर्मूला याद करवाया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो 3.3 × T½ या 10/3 × T½ तीसरा फॉर्मूला आपको याद कराया था, ड्राइव भी किया था। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। अब आराम से समझ में आ रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन में आपसे अर्ध आयुकाल पूछा जा रहा है, तुरंत आप सबके समझ में आया होगा आंसर क्या है, 16 मिनट। समझ में आ गया? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को देखेंगे, तुरंत याद आएगा। T 75% बराबर 2 × T½ फर्स्ट ग्रेड 2018 में कोई यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दे रखा है
और वो आपसे पूछे कि ये अभिक्रिया किस कोटि की है, 0 ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो K की यूनिट होती है उसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। अगर K की हमारी यूनिट आती है मोल, लीटर इनवर्स 1, सेकंड इनवर्स 1, तब तो वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अगर हमारी यूनिट आती है सेकंड इनवर्स 1 तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और K की यूनिट आती है मोल इनवर्स 1, लीटर सेकंड इनवर्स 1, तो वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। याद करेंगे K की जो यूनिट होती है, वेग स्थिरांक की जो यूनिट है वो अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग होती है। याद करेंगे K की जो यूनिट है उसका निकालने का फॉर्मूला मोल बटे लीटर 1 माइनस nth ऑर्डर इंटू क्या है, सेकंड इनवर्स 1। इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि अगर 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो K की क्या यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो K की क्या यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो K की क्या यूनिट होगी। ध्यान से देखेंगे यहाँ मोल नहीं है, मोल इनवर्स 1 है, लीटर है, सेकंड इनवर्स 1 है, और ऐसा कौन सी कोटि में होता है, सेकंड ऑर्डर में। देख भी सकते हैं मोल बटे लीटर, 1 में से 2 गया तो -1 इंटू सेकेंड इनवर्स 1। इसको लिख सकते हो मोल इनवर्स 1, नीचे लीटर इनवर्स 1 भी है लेकिन ऊपर जाएगा तो लीटर और सेकेंड। आगे समझ में, इसीलिए आंसर क्या गया, सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, और फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का विघटन होता है, 4NO2 + O2 बनता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग, औसत वेग नहीं है ये, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। इस अभिक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया का वेग 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स 1 मिनट इनवर्स 1 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है NO2 के उत्पादन की दर क्या है। तो सारी चीज़ें हम सोचेंगे कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ R दिया हुआ है, अभिक्रिया का वेग दे रखा है, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, NO2 के बनने की दर। आपको पता है जब भी बनने की दर पूछा जाए तो कभी भी स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं लगा सकते। NO2 के बनने की दर तो आपको पता है क्या होगी, +dNO2/dt ही होगी NO2 के बनने की दर। और क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है NO2 के बनने की दर। अब मुझे पता है मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं NO2 के रेस्पेक्ट में लिखूं, देखें जब मुझसे विलुप्त होने की दर या बनने की दर कहे तो रस समीकरणमिति गुणांकों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब मैं अभिक्रिया का वेग लिखता हूं तो रस समीकरणमिति गुणांक रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम में आ जाता है। याद करेंगे 4 या 1/4, 1/4 प्लस dNO2 बाय क्या कर देंगे, dt। ये भी तो अभिक्रिया का वेग है मेरे लालाओं, आए समझ। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है +dNO2/dt, तो जो R है उसको किससे गुना कर दो, 4 से, तो सीधी सी बात है 4R, यानी 4 गुना 6.79 गुना 10⁻⁻4। अरे आ रहा है समझ, क्यों होगा, यहाँ तो डायरेक्ट हमें अभिक्रिया का वेग दे रखा है ना, R दे रखा है ना, और पूछ रहा है NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो अभिक्रिया का वेग ऐसे ही तो लिखोगे आप, 1/4 +dNO2/dt। क्वेश्चन पूछा जा रहा है NO2 के उत्पादन की दर, ये 4 इधर आ गया तो 4R, 4 से इसको 6.79 को गुना कर लो तो आपको पता भी चल रहा होगा आंसर अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, सेकंड आएगा। करके देखो कैलकुलेट, 4 नाम 36 की 6, 3 7 चौक 28 और 3 31 की 1, 3 7 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हुआ 27, ये 27.16 इंटू 10⁻⁻4 है। ऐसे ऊपर नीचे 10 से गुना कर लो, जब ऊपर 10 से गुना किया ये तो हो गया 10⁻³ और 27.16 में जब 10 का भाग लगाओगे तो 2.716, इसीलिए आंसर सेकंड। आगे समझ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उच्च दाब पर प्रेशर बहुत हाई है और जो फास्फीन गैस है उसको आप टंगस्टन की सतह पर डाल रहे हैं। मैंने आपको कहा कॉपी के पन्ने पलटेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। मैंने कुछ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल कहे हैं कि ये आपको याद होने चाहिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के। याद करेंगे, मैंने कहा हुआ है कि जो ये फास्फीन गैस है इसका टंगस्टन की सतह पर जब हम उच्च दाब लगाते हैं तब जो ये विघटन होता है, ये जो विघटन है ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। फास्फीन का जब विघटन होता है तो बनता है P4 और साथ में बनता है 4H2 नहीं 6H2। और आपको पता है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इसके अंदर अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यहाँ V किसके बराबर होगा? K के बराबर। आगे समझो सभी के। बुकलेट आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमसे एग्जामिनर इस पर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99 पॉइंट अभिक्रिया पूर्ण होने का समय 50% पूर्ण होने का कितना गुना होता है? बाकायदा आपको डेरिवेशन करके बताया भी है और बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में लगने वाला जो समय होता है वो अर्ध आयुकाल का कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया कि एक प्रथम कोटि की रिएक्शन है उसको 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय टी हाफ का या अर्ध आयुकाल का कितना गुना होगा? तो आपको ड्राइव करा रखा है, आंसर क्या आता है? 10 गुना। 3 फॉर्मूले तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ याद ही रख रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में लगने वाला समय क्या होगा? तो आंसर कहेंगे क्या? 2 × टी हाफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगने वाला समय क्या होगा? तो मैंने कहा टी हाफ का क्या कर दो? 3.3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का वेग नहीं है, अभिक्रिया का टी हाफ दुगना हो जाता है। क्या कह रहा है? अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो अर्ध आयुकाल भी दुगना हो जाता है। ऐसा कौन सी कोटि की अभिक्रिया में होता है? फर्स्ट ग्रेड 2018। आपको पता है 3 कंडीशन है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में तो अर्ध आयुकाल क्रियाकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। अगर आपने क्रियाकारक की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो अर्ध आयुकाल भी डबल हो जाएगा। क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी कर दी तो अर्ध आयुकाल भी आधा हो जाएगा। याद करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो भी अर्ध आयुकाल वही रहेगा और अगर कंसंट्रेशन आधी कर देंगे तो भी अर्ध आयुकाल वही रहेगा। और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो अर्ध आयुकाल होता है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे तो अर्ध आयुकाल आधा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया और कह रहा है अर्ध आयुकाल भी दुगना हो गया, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में ऐसा ही होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर डबल करते हैं तो आपका अर्ध आयुकाल भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अगर सर सेकंड ऑर्डर होता तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप डबल कर दें, 2 कर दें, तो अर्ध आयुकाल 1/2 हो जाता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 कर दे तो अर्ध आयुकाल 1/3 हो जाता। इसीलिए इसका आंसर जीरो ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। पोटेशियम क्लोराइड 50% वियोजित होता है और इसके लिए आपको आइटा निकालना है। याद करेंगे, आइटा निकालने का फॉर्मूला 1 - अल्फा प्लस क्या बता रखा है? n अल्फा। याद करेंगे, आइटा बराबर 1 - अल्फा प्लस n अल्फा वियोजन के केस में। पोटेशियम क्लोराइड का आइटा निकालना है। आइटा निकालने का फॉर्मूला 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। क्वेश्चन के अंदर अल्फा दे रखा है 50%। 50% को लिखा जा सकता है 0.5, 50/100। n का मतलब यह है कि पोटेशियम क्लोराइड वियोजन के बाद आपको कितने आयन देता है? 2। और अल्फा का मान कितना होगा? 1/2। 1 और आधा कितना हो गया? 1.5। इसीलिए इसका आंसर क्या माना गया?
1.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्यूशन का आ गया। इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो ताप पर निर्भर करती है? जिसमें भी आयतन आएगा, आयतन संबंधी सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। मास परसेंटेज तो परसेंटेज वेट बाई वेट है, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा। मोल फ्रैक्शन आपको पता है उस अवयव के मोल बटे कुल मोल, इसमें भी हमें पता है कहीं भी आयतन नहीं आ रहा। जो आपकी मोलरिटी है, जिसे आप कैपिटल M कहते हैं या जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, इसीलिए इसका आंसर क्या है? मोलरिटी है। क्योंकि जो आयतन संबंधी सांद्रताएं होती है वो किससे प्रभावित होती है? ताप से प्रभावित होती है। सर मोलरिटी क्या है? मोलरिटी होता है बेटा विलय के मोल बटे नीचे किसका भार? विलायक का भार, जो भी kg में लेना होता है। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर देता हूँ। याद करो i1 C1 बराबर i2 C2 सॉल्यूशन का है, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, A, P और C की काइनेटिक में A प्रथम कोटि की, B अर्ध कोटि मतलब हाफ, C में व्युत्क्रम प्रथम कोटि है। यदि A, B और C सभी की सांद्रताओं को 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? सुनेंगे। सबसे पहले हम रेट लॉ बनाएंगे। रेट लॉ क्या कहता है? ये कह रहा है ये जो पहला क्रियाकारक A है, इसके संदर्भ में कोटि 1 है। चलो इसके संदर्भ में कोटि 1। जो दूसरा रिएक्टेंट B है, इसके संदर्भ में कोटि अर्ध कोटि का मतलब हाफ। सही है, यही तो बोला। C में व्युत्क्रम प्रथम कोटि है, उल्टा करके प्रथम कोटि है, यानी 1/C। फर्स्ट है, समझ में आ गया? A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट में हाफ है और C में व्युत्क्रम प्रथम कोटि है। अब ये कहता है मैं तीनों सभी की कंसंट्रेशन को 4 गुना कर रहा हूँ। तो देखो इसको भी 4 किया, आया ना? इसको भी मैंने क्या किया? 4। और इसको इसी की कंसंट्रेशन को भी क्या कर रहे हैं? 4। 4 से 4 कट गया, 4 का वर्गमूल लो, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा? फर्स्ट राउंड लगाओगे तो बड़ा अटपटा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब सेकंड राउंड लगाओगे तो और आसान होगा, और थर्ड राउंड लगाओगे तो और भी आसान होगा। समझ में आई बात? A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट में हाफ है, C में व्युत्क्रम प्रथम कोटि है। फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन उसका उल्टा, व्युत्क्रम में है प्रथम कोटि। आगे समझ में? A, B और C सबकी कंसंट्रेशन 4 गुना करनी है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ये कैंसिल आउट, 4 का अंडर रूट आपको पता है 2। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का आपको वेग नियम दे रखा है। वेग नियम है R बराबर K, A की कंसंट्रेशन और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 2। A और B की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूं मैं, इसको भी दुगना कर रहा हूं और इसको भी क्या कर रहा हूं? दुगना। यही तो कह रहा है। A और B दोनों की कंसंट्रेशन को आप दुगना कर दीजिए तो बताओ अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या? 8 गुना। समझ में आ गया होगा फर्स्ट ग्रेड 2016। जब आप पहले राउंड में क्वेश्चन करोगे तो बड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप दूसरा और तीसरा राउंड लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे आंख बंद करके सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन, वापिस फर्स्ट ग्रेड 2016 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय कितना होता है? तो आपको बार बार बता चुका, 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय बोलो अर्ध आयुकाल का कितना गुना होता है? 10 गुना। वापिस सेकंड ग्रेड 2016 वाला क्वेश्चन वापिस रिपीट हुआ 2022 में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है, तो आधा होने में कितना समय लगेगा?
अभी अभी आपको बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया में को 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का बोलो कितना होता है, डबल होता है। 75% पूरा होने में लगने वाला समय 32 मिनट है, तो अर्धायुकाल अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा। बोलो कितना मिनट आ जाएगा, 16 मिनट। यही क्वेश्चन 2016 में, यही क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ है। वापस फर्स्ट पीरियड 2016 का वापस यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उच्च दाब पर फास्फीन का तप्त टंगस्टन पर उत्प्रेरकी विघटन 0 ऑर्डर की रिएक्शन है और अभिक्रिया का वेग 0 ऑर्डर में के बराबर होता है। देखिए, इस अभिक्रिया निम्नलिखित वेग नियम का पालन करती है, यानी ये वेग नियम आपको दे रखा है। देखिए, सेकंड ग्रेड में तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको रेट लॉ दे रखा है, ये रेट लॉ है आर बराबर के ए, बी के संदर्भ में कोटि 2, सी के संदर्भ में कोटि 1। ये सेकंड ग्रेड 2011 में भी आया था, फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी आया था। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहला राउंड में ऐसा ही लगेगा, यदि पता नहीं क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया का अध्ययन प्रारंभिक सांद्रता, मतलब ये कोई रिएक्शन है और कोई रिएक्शन है और उसका रेट लॉ दे रखा है, और कहा है अब हम इस अभिक्रिया को जब करते हैं तो इस अभिक्रिया का अध्ययन प्रारंभिक सांद्रता, अगर यहाँ मतलब इसी अभिक्रिया को, कोई अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया का अध्ययन प्रारंभिक सांद्रता A0 बराबर 0.001, B0 बराबर 0.04 और C0 बराबर 0.04 मोलर से किया गया, तो इस अभिक्रिया की आभासी कोटि क्या होगी। सर यह आभासी कोटि क्या होती है? आभासी कोटि शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब आभासी कोटि शब्द का उपयोग कब किया जाता है, समझना। इस समय हमारे हिसाब से ये रेट लॉ दे रखा है, तो हमारे हिसाब से अभिक्रिया की कोटि 2, 3 और 1 4 है हमारे हिसाब से, क्योंकि रेट लॉ है। अब ये कह रहा है कि रेट लॉ तो ठीक है, ये है रेट लॉ, ये है, लेकिन मैं जो रिएक्टेंट है अब उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ। जैसे कोई इक्वेशन है, उसके अंदर अब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ। ए की कंसंट्रेशन को तो मैं 0.001 ले रहा हूँ, बी की कंसंट्रेशन को 0.04 और सी की कंसंट्रेशन को भी 0.04। ध्यान से समझेंगे, लगते टफ है, बहुत आसान है। यहाँ आपको दिख रहा है कि बी और सी की कंसंट्रेशन बहुत अधिक है ए की तुलना में। ए की कंसंट्रेशन 0.001 है, बी की कंसंट्रेशन 0.04 है, सी की कंसंट्रेशन 0.04 है। बी और सी की कंसंट्रेशन ए की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा है। जिन क्रिया कारकों की कंसंट्रेशन आधिक्य में होती है उनके संदर्भ में कोटि 0 मानी जाती है, उन्हें वेग नियम से हटा दिया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा, इस समय ए के संदर्भ में केवल कोटि क्या है, 1, इसीलिए आभासी कोटि क्या जाएगी, 1 जाएगी। वापिस समझे, आभासी कोटि कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैसे तो रेट लॉ ये है, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहा ये रेट लॉ, तो वापस हम उस अभिक्रिया को कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो ए की तो बहुत कम रखी, लेकिन बी और सी इतनी ज़्यादा मात्रा में मिला दिए कि बी और सी बहुत आधिक्य में है। और आपको पता है जो चीज़ आधिक्य में होती है उसके संदर्भ में कोटि क्या मानी जाती है, 0। यानी बी और सी के संदर्भ में कोटि 0 हो गई। तो अब अभिक्रिया का जो रेट लॉ आएगा वो केवल ए के रेस्पेक्ट में आएगा, इसीलिए आंसर प्रथम कोटि होगा। और आभासी कोटि शब्द इसीलिए कहा, वैसे तो कोटि अलग है लेकिन अधिक्य करके हमने कोटि को चेंज कर दिया, इसीलिए इसे आभासी कोटि कहेंगे, झूठी कोटि कहेंगे। एस्टर का जल अपघटन करा रखा है, कॉपी में देखेंगे। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन याद करेंगे, मैंने एक चीज़ बताई थी, आभासी कोटि। कॉपी में लिखाया हुआ है छद्म अणु का अभिक्रिया, बताया था जो एस्टर का अम्लीय जल अपघटन है इसमें पानी आधिक्य में होता है। जो आधिक्य में होता है वो क्रियाकारक की सांद्रता, वो जो आधिक्य में होता है उसे रेट लॉ में नहीं लिखा जाता। याद करेंगे, एस्टर का जो अम्लीय जल अपघटन है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन इसकी अणु संख्यता 2 होती है, इसीलिए इसको छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एस्टर का जो अम्लीय जल अपघटन है ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन एस्टर का क्षारीय जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2014। सब शुरू से ही बता चुका कि जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, जैसे कोई 100 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो 50 ग्राम रह गया, 5 मिनट का समय लगा, तो 50 ग्राम को 25 ग्राम होने में भी 5 मिनट का समय लगेगा।
और आपको अच्छे से लिखा चुका सभी रेडियो एक्टिव डिके कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HI का विघटन, अपनी कॉपी में पन्ने पलटेंगे, ये मैंने कॉपी में भी लिखा है, सेकंड ऑर्डर में। HI का विघटन एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 2HI से H2 + I2। प्रयोग में HI का आंशिक दाब 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लेता है। तो HI के आंशिक दाब को 30 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में कितना समय लगेगा? याद करेंगे, ये रिएक्शन द्वितीय कोटि की है और पहले ही बता चुका कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो अर्ध आयुकाल होता है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लगता है। अब आपकी क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी हो गई, तो अब आपका अर्ध आयुकाल क्या हो जाएगा, क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी होने पर अर्ध आयुकाल डबल हो जाएगा। 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लगेगा, तो 15 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में कितना समय लगेगा, 90 मिनट। और 30 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में कितना समय लगेगा, 135 मिनट। आगे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2SO2 + O2 से बना 2SO3। O2 के संदर्भ में कोटि पूछी गई है। O2 आधिक्य में है, जो आधिक्य में होता है उसके संदर्भ में कोटि 0 मानी जाती है, क्योंकि जो आधिक्य में होता है उसके संदर्भ में ये माना जाता है कि इसकी क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, और जिसकी कंसंट्रेशन में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता उनके संदर्भ में कोटि क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। किसी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है, यानी किसी अभिक्रिया की कोटि को कौन निर्धारित करता है? तो आप सबको पता है, स्टाइकियोमेट्री समीकरण से नहीं, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि ज्ञात करते हैं वो किससे ज्ञात करते हैं, वेग समीकरण से। किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण रेट लॉ करता है। कोटि की परिभाषा ही ये है कि वेग नियम से अभिक्रिया का वेग जिन क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है उनकी घातांकों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहेगा। वापस वही क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। बार बार इसीलिए बताता हूँ जिससे आपको याद रहे। एक अभिक्रिया का वेग इस तरह से व्यक्त कर रखा है, A, B2, C, D इनवर्स 1 अलग तरह से दे रखा है। यानी एक अभिक्रिया का वेग इस तरीके से व्यक्त किया हुआ है, रेट लॉ लिख रखा है R बराबर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये R ही है। R को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में अभिक्रिया का वेग ही है। क्या है, अभिक्रिया का वेग। सपोज करो इक्वेशन ऐसे होती, A + 2B से C। अब मान लो मुझसे A के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखा जाता तो ऐसे ही तो लिखता -dA/dt। तो ये एक्चुअल में अभिक्रिया का वेग ही है। R बराबर के A के संदर्भ में कोटि 1, B के संदर्भ में कोटि 2, C के संदर्भ में कोटि 1, D इनवर्स 1 का मतलब D उल्टा। एक अभिक्रिया का वेग इस प्रकार व्यक्त किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा यदि निम्नांकित की सांद्रता बढ़ा दी जाए। देखें, A की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B की सांद्रता बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, C की सांद्रता बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन D की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग कम होगा क्योंकि R और D एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। P + Q से बना R। आपको क्रिया विधि इस प्रकार दे रखी है, ये जटिल अभिक्रिया है। सर जटिल अभिक्रिया क्या होती है? जो रिएक्शन कई स्टेप्स में पूरी होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। कल ही बताया था, जटिल अभिक्रिया में वेग जो समीकरण हम लिखते हैं वो तीव्र पद से लिखते हैं या मंद पद से, मंद पद से। और मुझसे कहा जाए इसका वेग समीकरण क्या होगा, तो आप कहोगे वेग समीकरण बराबर होगा R बराबर K1 और किसकी कंसंट्रेशन, P की कंसंट्रेशन। क्योंकि आपको पता है वेग नियम में इधर क्रियाकारक की सांद्रता लिखी जाती है R। आप सबको पता है वेग नियम कैसे लिखते हैं, R समानुपाती कंसंट्रेशन। R समानुपाती क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन, क्रियाकारक की कंसंट्रेशन। तो R समानुपाती क्रियाकारक P की कंसंट्रेशन।
समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर कांस्टेंट आ गया केवल। अब देखें जो रेट लॉ लिखते हैं ना, रेट लॉ, उसमें सिर्फ रिएक्टेंट आ सकता है। हाँ, तो मेरा रिएक्टेंट आ रहा है, मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं P और Q। कभी रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आता। क्या क्या लिख सकते हैं? केवल रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट आ रहा है P और Q। वेग समीकरण से P व Q के सापेक्ष कोटि बता सकते हैं आप। अब आपसे कह रहा है वेग समीकरण लिखिए, तो वेग समीकरण तो आपको पता चल रहा है R बराबर K1P। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आंसर मेरा एक ही होगा। अब ये कहता है वेग समीकरण से ये बताओ कि P के रेस्पेक्ट में कोटि तो एक है। अरे हाँ या ना? और बताएं क्या इस वेग समीकरण में कहीं Q आ रहा है क्या? तो Q के संदर्भ में कोटि क्या है? 0। अरे वेग समीकरण से यही तो पता चल रहा है भाई, वेग नियम है ना, ये वेग नियम। इस वेग नियम से क्या पता चल रहा है? अभिक्रिया का वेग केवल किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? P की। वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा? Q की। मुझसे पूछा जाए, ये एक तरीके की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कई स्टेप्स में पूरी होती है। ऐसी स्टेप में वेग समीकरण या अभिक्रिया की कोटि को स्लो स्टेप डिटरमाइन करेगी। हमने वेग नियम लिखा, R बराबर केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन P, यही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करेगा। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? एक होगी। किसके रेस्पेक्ट में होगी? P के रेस्पेक्ट में। और रेट लॉ ये बता रहा है कि अभिक्रिया का वेग Q के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? P पर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके कोर्स का नहीं है, वैसे भी मैं बता देता हूँ। क्या एक टक्कर सिद्धांत होता है? टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि जो क्रियाकारक के अणु है ना, वो सीधे उत्पाद में नहीं बदलते। पहले क्रियाकारक के अणु आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। और टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो वेग नियतांक K निकल कर आता है, उसका फॉर्मूला होता है ZE माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT। ये फॉर्मूला है टक्कर सिद्धांत के अनुसार वेग नियतांक निकालने का। बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया था। इसके अंदर एक फैक्टर और जोड़ा गया था P, जिस P फैक्टर को हम त्रिविम कारक बोलते हैं या प्रायिकता कारक पूछते हैं। तो यही पूछा गया था कि ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, आपके लेवल का नहीं है। K बराबर, ये Z है इधर, K बराबर P ZE माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT में कारक P क्या है? तो कारक P को क्या बोला जाता है? स्टेरिक फैक्टर। आपके कोर्स का नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2022 ये तो अपन ने कर ही लिया। तो मेरे हिसाब से जो आज मैंने आपको एक बार राउंड बताया है, उस राउंड से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और हमें ऐसे ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। वापस परसों सेकंड राउंड वापस चलेगा। ये तो एग्ज़ाम वाला राउंड था। फर्स्ट ग्रेड 2011 से, मतलब 2008 से 2022 तक ये क्वेश्चंस RPSC आपसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछ चुकी है, जो हमने बता दिए। ठीक है, अब बार बार आप अणु संख्याता की बात कर रहे हैं। अणु संख्याता की तो बात सीधी सी है। अगर कोई अभिक्रिया सरल अभिक्रिया है, एक ही स्टेप में पूरी होती है, तो जितने क्रिया कारक के अणु भाग लेते हैं वो उसकी अणु संख्याता है। और जो जटिल अभिक्रिया होती है, जो कई पदों में पूरी होती है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमें अलग अलग पद की अणु संख्याता अलग अलग निकालनी पड़ती है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, कि आप लोग क्लास में ढंग से सुनते नहीं हो। तो मैंने कहा था इस एस्टर के अम्लीय जल अपघटन में क्रिया कारक के दो अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी अणु संख्याता 2 है। अणु संख्याता का मतलब होता है ये सरल अभिक्रिया है। सरल अभिक्रिया का मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी होती है। तो सिंपल जो रिएक्शंस होती है, उनमें क्रिया कारक के जितने अणु भाग लेते हैं वही उनकी क्या कहलाती है? अणु संख्याता कहलाती है। लेकिन पानी यहाँ पानी के संदर्भ में कोटि 0 होगी, और यहाँ अभिक्रिया की कोटि 1 निकलती है और अणु संख्याता 2 होती है। और ऐसी रिएक्शन ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनमें अणु संख्याता 1 ना होकर 2 होती है, वो छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है, जिनके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन और दूसरा सुक्रोज का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैंचू। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं भी परसों कराऊंगा। इसमें परसों सीट बनवाऊंगा इसकी, और फिर अपन परसों 60-70 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, रट जाएंगे सब।